हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और शिक्षा शास्त्र में मैं आप लोगों को दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को एजुकेशन के जोड़कर जो है क्लासेस हैं करवा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में दर्शन शास्त्र की जो है 15वीं क्लास की थी और मनोविज्ञान की हम लोगों ने 14 क्लासेस कर ली हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पिछली क्लास थी, मैंने उसमें आप लोग को व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन कराना शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत होते क्या हैं। और व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में सबसे पहले मैंने आप लोग को पावलोव और वाटसन के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कराया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है और उसकी क्या उपयोगिता है। आज की क्लास जो है हमारी 15वीं क्लास है, ये भी व्यवहारवादी अधिगम से ही रिलेटेड है और इसमें हम लोग को व्यवहारवादी अधिगम का जो दूसरा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है जिसको वीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को आज की क्लास में हमको अध्ययन करना है। ये क्लासेस देखिए, मैंने आप लोग को कई बार कहा है कि ये क्लासेस जो है आपके हायर एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही हैं, जिसमें आपका एमएड का सिलेबस, एमए का सिलेबस, यूजीसी नेट पेपर 2 का सिलेबस और बहुत कुछ जो है बीएड का भी सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इन क्लासेस को आप लोग रेगुलर देखिए, इनका नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये क्लास हमारी देखिए क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की 15वीं क्लास है। अधिगम के सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत की आज की दूसरी क्लास है। ये क्लासेस देखिए आपके बीएड के एग्जाम के लिए, एमएड के, एमए, यूजीसी नेट पेपर 2 के एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से अध्ययन करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस बीएफ स्किनर के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत को अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ अध्ययन किया। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करें। हाँ देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ बीएफ स्किनर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमको देखना है इसका व्यवहार किस तरीके से होता है, परिणाम क्या होता है और शिक्षा में इसका क्या उपयोग। यहाँ पर देखिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि किस तरीके से ये सिद्धांत कार्य करता है। यहाँ पे देखिए ये एंगल पर एक लीवर लगा हुआ है, ये फोर्स वेक्टर है, फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स यूनिट है, यहाँ पर मैकेनिज्म है, रेनफोर्समेंट है, फूड पैलेट है जिस पर भोजन रखा जाता है, यहाँ पर पनिशमेंट स्टिमुलस है। इसी तरीके का प्रयोग जो है स्किनर के द्वारा अपने सिद्धांत के सिद्ध करने के लिए किया गया। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अधिगम का जो नया दृष्टिकोण है उसको देखते हैं, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लर्न। तो पहले देखिए अधिगम का मतलब क्या होता था कि पहले स्टिमुलस होता था यानी उद्दीपन, और उद्दीपन के फलस्वरूप क्या होती थी, अनुक्रिया। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, तो उसमें क्या कहा गया कि उद्दीपन के फलस्वरूप अनुक्रिया घटित होती है। इसी को देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी परंपरागत जो है अधिगम का सूत्र माना गया है। यानी उद्दीपन इसमें पहले होता है और अनुक्रिया बाद, यानी पहले किसी भी स्टिमुलस के घटित होने के बाद ही अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो बाद में जो है ये सिद्धांत क्या बताता है कि ये सिद्धांत कहता है कि पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद स्टिमुलस या परिणाम देखने को मिलता है। यानी ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो इसलिए इस थ्योरी को आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यानी पहले रिस्पॉन्स उसके बाद में स्टिमुलस। इसी को स्किनर के द्वारा दिया, यानी इनका कहना है कि पहले अनुक्रिया होती है उसके बाद उद्दीपन। और पहले के इसके पहले के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, पहले स्टिमुलस और उसके बाद अनुक्रिया। तो इसलिए इनको हम लोगों को अध्ययन करना है। यानी इनके अनुसार क्या कहा गया कि व्यवहार वह क्रिया है जो स्वयं उत्पन्न होती है और उसके परिणाम उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को नियंत्रित करते हैं। यानी स्किनर का कहना है कि कोई भी व्यवहार क्या है कि स्वयं उत्पन्न, यानी कोई भी क्रिया स्वयं उत्पन्न होती है और उसके परिणाम जो है उस व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगर कोई क्रिया सही तरीके से नहीं हो रही है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, कोई कमी है, तो वो उसका परिणाम जो है नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने इसको बताया। इन्होंने देखिए अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख पिलर स्तंभ
को बताया है। सिद्धांत के 4 मुख्य स्तंभ हैं जिनको 4 पिलर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहली बात महत्वपूर्ण है वो क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है इंग्लिश में ऑपरेंट, यानी वे स्वैच्छिक क्रियाएं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। यानी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं जिस पर व्यक्ति अपना नियंत्रण रखता है, तो उसी प्रकार की क्रियाओं को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, क्रिया प्रसूत। जैसे उदाहरण के लिए लिखना, बोलना, चलना, ये हंसना, ये सब क्या है कि ऐसी क्रियाएं हैं जिस पर मनुष्य क्या है अपना नियंत्रण स्थापित करता है। दूसरा चीज देखिए इन्होंने क्या बताया था, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, यानी यह क्या है कि वह प्रक्रिया जो व्यवहार को मजबूत करती है और उसकी पुनरावृत्ति को बढ़ाती है। यानी यह एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, मजबूत करती है और उसकी पुनरावृत्ति को बढ़ाती है। अगर पुनर्बलन सकारात्मक है तो भी उसमें चीज़ों को देखने में मिलता है कि जो है पुनरावृत्ति होती है, अगर नकारात्मक है तो भी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, उसका उदाहरण भी देखेंगे। तीसरा चीज देखिए इसमें इन्होंने बताया था दंड, यानी चौथा फैक्टर दंड होता है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के व्यवहार को नियंत्रित करता है। देखिए यह प्रक्रिया जो व्यवहार को कमजोर करती है। और चौथी चीज इसमें बताया था इन्होंने व्यवहार का लोप, यानी एक्सटिंक्शन। पुनर्बलन के अभाव में व्यवहार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर किसी काम को करने पर पुनर्बलन न दिया जाए तो धीरे धीरे वो व्यवहार बंद हो जाएगा, वो कार्य करना बंद हो जाएगा। तो इसी के लिए इन्होंने व्यवहार के लिए इन 4 चीज़ों को बताया, यानी व्यवहार क्रिया प्रसूत होता है, पुनर्बलन से निर्धारित होता है, पुनर्बलन पर जो है व्यवहार का लोप होता है, और दंड देने पर भी व्यवहार प्रभावित होता है। यानी इस तरीके से ये 4 पिलर्स इनके सिद्धांत के बताए। अब देखिए इन्होंने बताया कि परिणामों का ये जो तंत्र है ये पुनर्बलन और दंड के बनाम कर दिया। कहने का मतलब कि पुनर्बलन और दंड दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और इसके जो परिणाम है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। जैसे देखिए सकारात्मक पुनर्बलन, जिसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहा जाता है, ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या बालक अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है या उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए सही उत्तर देने पर छात्र की प्रशंसा करना या उसको अच्छा अंक देना। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट, या अच्छे व्यवहार के बाद अप्रिय स्थिति को हटाने को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों को होमवर्क दिया, तो होमवर्क वो मंडे टू फ्राइडे उसने होमवर्क दिया और कहा कि जो बच्चे मंडे टू फ्राइडे होमवर्क अच्छे तरीके से सही तरीके से करके आएंगे तो मैं उनको सैटरडे को होमवर्क नहीं दूंगा। तो ये चीज़ क्या है कि उन्होंने एक दिन उस चीज़ को न देकर बच्चों को पुनर्बलन प्रदान कर दिया। इससे क्या होगा कि बच्चे खुश हो जाएंगे और उनको लगेगा कि अब हमको केवल सप्ताह में 5 ही दिन होमवर्क करना है, तो इससे उस होमवर्क को वो और अच्छे से करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए नियमित होमवर्क करने पर अतिरिक्त कार्य न देना, एक एग्जाम्पल होगा इसका। देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि कहीं ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस टाइम में देखिए सड़कों पे क्या होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑफिस जाने का जो टाइम है थोड़ा पहले कर देते हैं। तो पहले जाने से क्या होता है कि उनको उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती है, रास्ता खाली रहता है, तो वो आसानी से अपने ऑफिस चले जाते हैं। तो जो पहले जाने के बाद ट्रैफिक कम है, खाली है, वही क्या है, वही नकारात्मक पुनर्बलन का काम कर रहा है और वह उस व्यक्ति को हमेशा पहले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये भी क्या है, एक प्रकार का नकारात्मक पुल। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अच्छा व्यवहार है कर रहा है, उसके बाद जो अप्रिय स्थिति है उसको हटा लेना। तो ये चीज़ क्या हो गई, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण। ठीक है, तो 2 उदाहरण मैंने आप लोग को इसका बताया। तीसरा देखिए क्या है, दंड, पनिशमेंट। पनिशमेंट देखिए क्या करता है कि किसी भी व्यवहार की आवृत्ति को कम करने के लिए एक अप्रिय परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो क्लास में बदमाशी कर रहा है या क्लास में काम टाइम पे नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको टीचर के द्वारा पनिशमेंट किया जाता है। तो पनिशमेंट देने से क्या हो जाता है कि उसके व्यवहार की जो आवृत्ति है वो कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अनुशासनहीनता पर चेतावनी दें। कोई स्टूडेंट है इनडिसिप्लिन
तरीके से रह रहा है, उसको डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी या फिर छोटा मोटा पनिशमेंट दी जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसके जो गलत व्यवहार की आवृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो स्किनर जो है दंड के पक्ष में कम थे, पुनर्बलन के पक्ष में अधिक थे। यानी स्किनर का कहना था कि बच्चों को दंड न दिया जाए बल्कि पुनर्बलन का प्रयोग किया जाए, और पुनर्बलन दोनों प्रकार के होने चाहिए, सकारात्मक भी और नकारात्मक। आप देखिए व्यवहार का लोप कैसे हो जाता है, यानी द फेनोमेनन ऑफ एक्सटिंक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की आवृत्तियाँ देखिए ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि देखिए व्यवहार की आवृत्ति क्या है, बहुत हाई है, लेकिन समय के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या है, एक एंगल पर एक एक्सिस पर समय है, दूसरे एक्सिस पर क्या है, व्यवहार की आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि व्यवहार बहुत हाई है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे 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 क्या हो रहा है, व्यवहार की आवृत्ति एकदम कम होते जा रही है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो व्यवहार करना बंद हो जाएगा। जैसे देखिए जब किसी व्यवहार को पुनर्बलन यानी परिणाम नहीं मिलता, यानी कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है और उसको किसी भी प्रकार का कोई पुनर्बलन नहीं मिला, ना तो सकारात्मक मिल रहा है ना तो नकारात्मक मिल रहा है, तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति वो व्यवहार को करना बंद कर देगा। जैसे देखिए धीरे धीरे कम होकर अंततः वो समाप्त हो जाता है। यानी जब किसी व्यवहार में पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, वो व्यवहार नहीं होगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखिए कैसे होता है कि जब कोई छात्र गलत उत्तर देता है तो क्लास में टीचर क्या करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, ना उसको सजा देता है ना इनाम देता है। यानी क्लास में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया तो टीचर ने कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं की, ना तो उसको उसने सकारात्मक पुनर्बलन दिया ना तो नकारात्मक, और ना ही पनिशमेंट दिया। तो क्या होगा कि वह छात्र जो है धीरे धीरे गलत उत्तर देना छोड़ देता है। उसको लगेगा कि टीचर मेरे गलत उत्तर देने पर भी मुझे कुछ बोलते ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते, रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो क्या करेगा, गलत उत्तर नहीं देगा। जैसे देखिए आप लोग देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट आपस में जब कोई कार्य करते हैं तो थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि जिस स्टूडेंट ने गलती की होती है उसके न बोलने पर कुछ समय बाद वो क्या करता है, गलती करना बंद कर देता है। उसको लगता है कि मैंने ऐसे गलती की है, इसीलिए मेरे मित्र मुझसे दूर हो गए हैं, मुझसे बातें नहीं कर रहे, तो फिर वो उस गलत काम को करना छोड़ देता है। तो यही चीज़ है दंड के। आप देखिए जो स्किनर के द्वारा प्रयोग किया गया था ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे कि इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें इन्होंने प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, जैसे इन्होंने देखिए एक भोजन का पात्र लिया था, फूड डिस्पेंसर, जहाँ से भोजन जाएगा, इसको सकारात्मक पुनर्बलन का स्रोत माना गया। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या लिया, एक लीवर लिया जिसे दबाने पर भोजन नीचे गिरेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने क्या है, एक भूखा चूहा लिया और उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये बॉक्स कैसा था, कांच का बॉक्स था, और इस बॉक्स के नीचे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा दी उन्होंने। इस इलेक्ट्रिक ग्रिड को इन्होंने इसलिए लगाया था कि नकारात्मक पुनर्बलन या इससे दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनके एक्सपेरिमेंट में ये टूल्स इस्तेमाल किए गए। अब हम लोग इसका देखिए प्रयोग देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसको प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए क्या है कि जब चूहा इस लीवर पर पैर रखेगा या टच होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये भोजन यहाँ से इस पे पास गिर जाएगा, यानी ये लीवर क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भोजन गिरेगा और फिर चूहा इसको प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब जब चूहा पैर रखेगा तब तब भोजन गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि चूहे को पॉजिटिव रिफोर्समेंट मिल रहा है, सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्युत ग्रिड है ये किस लिए है, विद्युत ग्रिड है उसको नकारात्मक पुनर्बलन या दंड देने के लिए। यानी चूहा जब कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो इसमें ऐसा व्यवस्था किया गया है कि उसको शॉक लगेगा, तो शॉक लगने से क्या होगा कि वो तुरंत दौड़ने लगेगा, और दौड़ने पर उसको क्या होगा, भोजन मिलेगा। यहाँ पर जो शॉक दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि चूहा वहाँ शांत न बैठा रहे, बल्कि क्या करता रहे, कोई ना कोई उछल कूद करता रहे, जिससे उसको समय समय पर भोजन मिलता रहे। तो इसीलिए देखिए बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, नकारात्मक पुनर्बलन इस तरीके इसलिए दिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, अच्छा काम न करने पर उसको इस तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन देना पड़ता है। ठीक है, और जो बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें
ये जो अधिगम का चक्र की तरह इसमें प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग की प्रक्रिया देखिए क्या है कि पहली स्थिति में देखिए क्या है कि फर्स्ट स्टेप में चूहा जो है बॉक्स में इधर उधर घूमता है, यानी चूहे को पता नहीं है कि यहाँ पर भोजन गिरेगा या कोई लीवर लगा हुआ है, वो अनजान है, लेकिन है भूखा, उसको भूख लगी इसलिए वो इधर उधर कूद रहा है। तो उस दूसरा काम क्या हो कि रिस्पॉन्स हुआ, संयोग हुआ, चूहे के पैर से लीवर दब जाता है। ये क्या है कि अचानक होता है, चूहे को पता नहीं होता है। तो इससे देखिए परिणाम क्या होगा, जब वो पैर दबा देगा तो उससे भोजन नीचे गिर जाएगा और वो भोजन को प्राप्त करेंगे। उसको एक तरह से कहा जाए कि पुरस्कार के रूप में भोजन मिलेगा। जब उसको भोजन मिल जाएगा तो वही काम वो रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा, और कुछ समय बाद क्या होगा, चूहा जानबूझकर लीवर दबाने लगे, यानी उसको अब समझ में आ जाएगा कि मेरे द्वारा इस लीवर को दबाया जा रहा है, मेरे पैर से टच हो रहा है, तभी भोजन नीचे आ रहा है मेरे पास। तो इसका परिणाम क्या हो गया, निष्कर्ष क्या निकला कि भोजन यानी पुनर्बलन मिलने से लीवर दबाने का व्यवहार जो है मजबूत हो, यानी लीवर दबने से उसको भोजन मिला तो उसने भोजन मिलने पर ही बार बार लीवर को दबाया। अगर लीवर दबने से उसको भोजन ना मिलता तो वो उस चीज़ को बार बार ना करता। यानी किसी भी काम को करने पर अगर हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम उस कार्य को बार बार दोहराते हैं, अगर नहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उस कार्य को हम धीरे धीरे क्या है करना छोड़ देते हैं। तो यही क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंध। इसे इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, यानी यह पुरस्कार आधारित शिक्षण पर बल देता है, यानी सकारात्मक परिणामों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए यह प्रेरित करता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्लास का सिनेरियो दिखाया गया, क्लास का चित्र है कि यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है कि मौखिक रूप से जब प्रशंसा की जाएगी, वर्बल प्रेज किया जाएगा बच्चे का, तब बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बच्चे को अच्छा अंक दिया जाए और बच्चे को उसके अच्छे कार्य करने पर प्रमाण पत्र दिया जाए, तो उसका क्या होगा कि कार्य करने का जो मन है वो बेहतर होगा और वो कार्य को बार बार करेगा, कार्य को बेहतर तरीके से करेगा। जैसे देखिए इसका उदाहरण है कि कक्षा में किसी छात्र द्वारा सही उत्तर देने पर उसको तुरंत शाबाश या बहुत अच्छा कहना, जिससे वह भविष्य में भी उत्तर देने के लिए प्रेरित हो, यानी उसकी मौखिक रूप से प्रशंसा कर दी जाए। अगर उसके कॉपी पर, उत्तर पुस्तिका पर मार्क्स देने का सिस्टम हो तो मार्क्स अच्छे दिए जाए उसको, और उसको अच्छे प्रमाण पत्र दिए जाएं, उसके प्रमाण पत्र पर अच्छे उसको ग्रेड दिए जाएं, जिससे क्या होगा कि वो व्यवहार को बार बार दोहराएगा और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। अब देखिए दूसरी से अच्छी उपयोगिता क्या होगी इस सिद्धांत का, कि यह अनुशासन और आदत के निर्माण में भी बहुत उपयोगी होता है, यानी डिसिप्लिन और हैबिट फॉर्मेशन में भी इसका उपयोग होता है। जैसे देखिए क्लासरूम डिसिप्लिन में, कक्षा अनुशासन में इसका कैसे उपयोग होता है कि अच्छे व्यवहार को टीचर प्रोत्साहन देता है और गलत व्यवहार की उपेक्षा करता है। तो इससे क्या होगा कि कक्षा में जो शोर मचाने वाले या ध्यान खींचने वाले छात्र हैं उसको टीचर क्या करेगा, नज़रअंदाज कर देगा, यानी व्यवहार का लोप कर देगा और शांत बैठे छात्र की तारीफ करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे शोर कर रहे होंगे वो अगली बार शोर नहीं करेंगे, उनको एहसास हो जाएगा कि हमारे ऐसे करने पर टीचर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ों को नहीं करेंगे। होता क्या है कि जब कोई गलत काम करता है हम उसको बार बार रिस्पॉन्स देते हैं तो उसका मन बढ़ता है, वो सोचता है कि मैं और करूं। यानी अगर देखिए आप लोग देखते होंगे कि किसी छात्र को या किसी छात्रा को आप जब चिढ़ाएं और वो चिढ़ने लगे तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको बार बार चिढ़ाते हैं। अगर कोई चिढ़ना बंद कर दे तो चिढ़ाने वाला उसको बार बार नहीं चिढ़ाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद फिर देखिए दूसरी चीज़ क्या है, अभ्यास और आदत निर्माण, यानी प्रैक्टिस एंड हैबिट। तो निरंतर पुनर्बलन से क्या होगा, सही और अस्थायी आदत विकसित हो जाएगी। कोई स्टूडेंट है उसको निरंतर पुनर्बलन दिया जा रहा है और सही तरीके से दिया जा रहा है तो उसका जो व्यवहार है वो क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगा, उसमें नई नई आदतों का निर्माण हो जाएगा। अच्छे काम करने पर प्रशंसा दे देना, उनको किसी भी प्रकार का पुरस्कार दे देना, तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ों को बार बार करेगा और चीज़ों को सीख जाएगा। देखिए छात्र द्वारा रोजाना गृह कार्य होमवर्क पूरा करने पर शिक्षक द्वारा उसकी नियमित सराहना करना।
आप लोग देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से करके चीज़ों को सिखाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी पढ़ना नहीं चाहते, उनका खेलने कूदने का बहुत मन करता है। तो इस तरीके से जब टीचर के द्वारा किया जाता है, घर पे देखिए गार्जियन भी उनको कहते हैं कि होमवर्क करोगे तो तुम्हें हम चॉकलेट देंगे, होमवर्क करोगे तो तुम्हें हम बाजार ले जाएंगे, ये चीज़ें दिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। तो उसके लालच में बच्चे क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। अब देखिए इसका तीसरा शैक्षिक उपयोगिता क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता और व्यवहार संशोधन में ये उपयोग होता है, यानी पर्सनलाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन। जैसे देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, रेस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, यानी प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार पुनर्बलन देना चाहिए, यानी हर छात्र की अलग अलग क्षमता होती है और उसको पुनर्बलन उसी प्रकार से देना चाहिए। यानी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने होमवर्क किया तो सबको एक ही बराबर अगर आप नंबर दे देंगे या एक ही बराबर सबके कॉपी पर आप लिख देंगे कि गुड, वेरी गुड, इस तरीके से, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको जैसे जिसकी क्षमता है, जिसका बहुत अच्छा है उसको वेरी गुड, जिसका थोड़ा कम है तो उसको गुड, जिसमें कमी है तो उसमें आप लिखेंगे कि इसमें थोड़ी कमी है, आप पुनः प्रयास करिए। इस तरीके से पुनर्बलन देना हो, ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरीके से। जैसे देखिए एक कमजोर छात्र द्वारा किए गए छोटे से प्रयास की भी उतनी ही प्रशंसा करना जितनी एक मेधावी छात्र के, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसका जैसा है उसका उसी तरीके से प्रशंसा किया जाना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि सबका अगर एक ही बराबर आप प्रशंसा करेंगे तो जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला स्टूडेंट है उसको लगेगा कि इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा, जो थोड़ा सा काम करके भी उतना ही प्रशंसा पा रहा है, उतना ही मार्क्स पा रहा है, ठीक है। तो देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि व्यवहार के संशोधन में, बिहेवियर के मॉडिफिकेशन में इसका क्या उपयोग है कि नकारात्मक आदतों को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए, यानी देर से आने वाले छात्र को दंडित करने के बजाय क्या किया जाए, जिस दिन वह समय पर आए उस दिन उसे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। यानी कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है तो उसको दंड न देकर, बल्कि जिस दिन वह स्टूडेंट पहले आए तो पहले आने पर उसको प्रोत्साहित किया जाए। तो इससे क्या होगा कि उस स्टूडेंट को लगेगा कि मुझे अगली बार लेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले आया हूँ तो मुझे प्रोत्साहित किया गया है। तो उससे क्या होगा कि उसकी गलत आदत जो है धीरे धीरे छूट जाएगी। ये एक प्रकार का क्या है, निगेटिव रिस्पॉन्समेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। अब देखिए इस सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस हैं। हर सिद्धांत देखिए 100% कंप्लीट नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं तो थोड़ी बहुत कमियां भी होती हैं, कुछ उसकी लिमिट्स होती हैं। तो इसी प्रकार इस सिद्धांत की भी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। पहली लिमिटेशन क्या है कि यह मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है, यानी ये पूरी तरह से क्या है कि बाहरी व्यवहार पर केंद्रित है, आंतरिक चिंतन या समझ को इसमें नज़रअंदाज किया जाए। यानी आंतरिक रूप से कोई स्टूडेंट किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से उसका कार्य करने का मन कर रहा है, उसके अंदर अलग से क्या टेंडेंसी है, उसके बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर उसको नज़रअंदाज किया जाए, यानी यहाँ पर पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, मैकेनिज्म के रूप में, मैकेनिकल रूप में इन चीज़ों को देखा जा रहा है। दूसरा देखिए यांत्रिक अधिगम, मैंने क्या बताया कि ये मैकेनिकल लर्निंग की तरह है, यानी यहाँ पर रटने और यांत्रिक तरीके से सीखने पर बहुत अधिक बल। मैकेनिकल या यांत्रिक तरीके का मतलब कि जिस तरीके से मशीन होती है, मशीन को देखिए क्या होता है कि लगातार चलती जाती है और मशीन जब चलती है तो कोई ना कोई कार्य होता है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी छात्र को क्या किया जाए, रटाया जाए, रटा के बार बार काम करा के सिखाया जाए। तीसरी चीज़ देखिए क्या कमी है यहाँ पर रचनात्मकता का अभाव देखा जाता है, यानी यहाँ किसी भी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी नहीं देखी जा रही, यानी एक ही तरीके से काम बार बार किया जा रहा है, उसमें कोई बदलाव, कोई नयापन नहीं देखा जाए। जैसे देखिए इस सिद्धांत के माध्यम से छात्रों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और स्वतंत्र चिंतन का सीमित विकास ही संभव, यानी उनको स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई क्रिएटिव कार्य करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस एक ही ढर्रे से एक ही तरीके से कराया जा रहा है। तो ये क्या है, इसकी कमी है, यानी जिसमें रचनात्मकता का अभाव है। तो इसलिए देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आ गया, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि यह एक व्यवहार आधारित कक्षा में किस तरीके से उपयोग होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि व्यवहार किया जा रहा है, व्यवहार के फलस्वरूप क्या हो रहा है, परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, और यही परिणाम और रिजल्ट क्या कर रहा है, एजुकेशन
प्रदान कर रहा है, यानी कोई व्यवहार किया गया, व्यवहार से जो रिजल्ट मिला उसी रिजल्ट से उसको शिक्षा प्राप्त होगी। रिजल्ट जिस प्रकार का होगा, सकारात्मक नकारात्मक, तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इससे देखिए क्या कंक्लूजन हमारा निकल के आया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है शिक्षण को अमूर्त से हटाकर पूरी तरह से व्यवहार आधारित, परिणाम उन्मुख और व्यवहारिक बनाता है। विद्यालयी शिक्षा में देखिए इसका उपयोग होता है, कक्षा प्रबंधन में किया जाता है और व्यवहार के सुधार, यानी 3 प्रमुख कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और इन्हीं तीनों के क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रयोग आज भी वर्तमान में किया जाता है। इस सिद्धांत से देखिए आपके शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो होती हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, बी स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना जो स्टेट होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो ये चीज़ें आपको बीए के जो एजुकेशन के सिलेबस में मैंने क्लासेस करवाई हैं उसमें भी करवाया है, बीएड के स्टूडेंट के लिए भी इसको मैंने कराया है, सी टेट की जो क्लास मैंने कराई है उसमें भी कराया है। तो आप उन क्लासेस का भी रेफरेंस ले सकते हैं, आपको जिसके माध्यम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आप उसको देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इस क्लास में भी आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पीपीटी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं इनके बारे में उसको भी बताइए, जिससे क्या होगा कि वो लोग इसका लाभ उठा सकें। और मेरे इस चैनल को उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल का एक देखिए एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसमें बहुत सारी क्लासेस आप लोग के लिए उपलब्ध कराई गई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बहुत सारे जो एकेडमिक सिलेबस दिए गए हैं बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, एमकॉम के, उनको भी आप लोग उस ऐप्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप लोग उसका भी उपयोग एक बार जरूर करिए और अपने मित्रों को भी बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।